और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की है और इस वक्त पीएम मोदी खिताब कर रहे हैं। तेजी से नीचे जा रहे हैं। आज की पीढ़ी दो चीजें बड़ी आराम से देख सकती है। एक, टेक्नोलॉजी इस तेजी से बदल रही है। आपको पता चलता है कि पिछले महीने तो टेक्नोलॉजी में ये था, इस महीने ये आ गया। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। मुझे बराबर याद है, जब मैं पंजाब में काम करता था, उस समय पंजाब में इस बात की चर्चा होती थी कि हां, पानी इतना ऊपर है कि खेती में काम को नुकसान होता है। आज 20 साल हुए, वहां पर से शिकायत यह है कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्किल है। यानी कैसे हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे, जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप को कितने गहरे संकट में डाल देंगे। साथियों, इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिलेगी। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। बाकी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है। बार बार फ्लड आते हैं, बार बार पानी के कारण मुसीबतें आती है, और ये इलाका ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है। हिंदुस्तान ऐसे संकट से घिरा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है, जो जन्म से जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने उस मुसीबत को झेला है, आंखों के सामने देखा है, और इसलिए इस पीड़ा को, इस दर्द को हम भली भांति समझ पाते हैं, और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिजाज भी बनता है। साथियों, इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है, वही समय सारे गांव वाले टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़े हुए हैं। वो इस बात को सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसके महात्मा को समझ रहे हैं। इन क्षेत्रों के किसानों की, पशुपालकों की, छोटे छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी हुई नहीं है। साथियों, लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और जल संवर्धन पर बल देना होगा, ताकि पानी की एक एक बूंद का उचित उपयोग हो। और ये आखिर होगा कैसे? इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन? क्या अफसर करेंगे? सरकारी मुलाजिम करेंगे? ब्यूरोक्रेट करेंगे? जी नहीं। इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित है। इसके लिए हमें अपनी उन माताओं बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है। घरों में पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार ही हो, जहां तक संभव हो रिसाइकल किए पानी से काम चलाया जाए। ये अनुशासन घरों के भीतर भी लाना ही होगा। और मैं तो स्टार्टअप वाली दुनिया से भी कहूंगा
कि वो ऐसी चीजों का निर्माण करे कि जहां कम से कम पानी से अधिक काम हो पाए। टॉयलेट की रचना कैसी हो, टॉयलेट को फ्लश करना है तो कितना पानी लगेगा, कम से कम पानी कैसा हो। कुछ लोगों ने बनाया है कि वॉश बेसिन का जो पानी होता है वो टॉयलेट की टंकी में जाता है और फ्लश करना होता है तो वही पानी फिर से उपयोग में आता है। कई प्रयोग हो रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं और पानी की बचत हो, इस प्रकार से पानी का उपयोग घरों में कैसे हो, ऐसी व्यवस्था। जैसे हमने एलईडी बल्ब का अभियान चलाया, 11,000 मेगावाट बिजली बचाने में एलईडी बल्ब अभियान काम कर गया। उसमें किसी घर मालिक को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा कि भाई अब चालू करूं कि बंद करूं। एक व्यवस्था से ही बड़ा बदलाव आया। अगर स्टार्टअप दुनिया के लोग आगे आते हैं तो मुझे विश्वास है कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने की आदत हो। लेकिन घर उपयोग में आने वाला पानी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा पानी का उपयोग हमारे यहां खेती में होता है। अगर हम वहां फोकस करेंगे, और इसके लिए हमें किसानों के पास विशेष रूप से जाना ही होगा। हमारी खेती भूजल से सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है, और लेकिन यह भी सच है कि हमारी सिंचाई के पुराने तौर तरीकों से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। हमारे किसान की एक साइकी बनी हुई है। किसान की बनी हुई है ऐसा नहीं, हम लोगों की बनी हुई है। बाल्टी भर पानी से नहाना है तो लगता है नहाए नहीं है जब तक कि फवारा नहीं चलता है। जैसे हमारी साइकी बनी हुई है, वैसे ही किसान को भी पूरा खेत पानी से लबालब भरा हुआ नहीं दिखता है, तब तक उसको चैन नहीं होता है। उसको लगता है कि बस अब लबालब पानी भर गया, बस अब खेती ठीक है। और पानी जमीन के लिए है कि पौधे के लिए, इसका भेद ही समझ नहीं है। एक्चुअली पानी पौधे को चाहिए, लेकिन किसान पानी जमीन को देता है। उसका दोष नहीं है, हमने उस तक सही बात पहुंचाई ही नहीं है। उसी प्रकार से फसल, जब पता है भाई कि कुछ फसल ऐसी हैं जो पानी सबसे ज्यादा लूटती है मैं कहता हूं, अब उन फसल से कैसे बाहर आए, हम फसल में परिवर्तन कैसे करें। मैं हरियाणा सरकार का बधाई देता हूं। मनोहर लाल जी खट्टर ने वहां के किसानों को स्पेशल इंसेंटिव अभियान चलाया और कम पानी वाली फसलों की तरफ ले जाने के लिए बड़ा सफल प्रयोग किया है। हरियाणा को बचाने का एक बड़ा अभियान है, वो सारे देश में करना पड़ेगा। उसके बिना हम स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। इसके अलावा गन्ना हो, धान हो, बहुत सी ऐसी फसलें भी है जो बहुत ज्यादा पानी चाहती है। इस प्रकार की फसलें जहां होती हैं, वहां कई बार ये पाया गया है कि इन जगहों पर भूजल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जल के संचयन के लिए, वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा। उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किसानों को देना होगा। ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बराबर याद है, मैं गुजरात में था। मैंने वहां जो शुगर फैक्ट्रीज थी उनको बड़ा दबाव डाला था कि आपके यहां जो गन्ना के किसान हैं उनको समझाइए कि वो स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से गन्ने की खेती करें।
गन्ना किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से गन्ना पक सकता है, मानने को तैयार नहीं था। हमने कंपलसरी किया, उसी का गन्ना लिया जाएगा जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेगा। जब ये कंपलसरी हो गया, अभियान चलाया, दबाव डाला, शुगर फैक्ट्री की तरफ थोड़ा आर्थिक मदद की, गुजरात सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की, परिणाम ये आया कि फसल ज्यादा हुई, शुगर कंटेंट भी बढ़ा। इतना ही नहीं, जो लोग गन्ने को जानते हैं उनको मालूम है गन्ने की जो 2 गांठ होती है, अगर वो पास होती है तो उसका शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उनका शुगर कंटेंट बढ़ता है। उनको ये सिर्फ पानी की पद्धति बदलने से उनका शुगर कंटेंट बढ़ गया और कभी कभी तो वो प्राइस लेने लग गए। अब देश में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है कि फ्लड वाटर की जरूरत नहीं है, हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से भी गन्ना की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये संकल्प हमने खेत में हर किसान तक पहुंचाना पड़ेगा और कभी कभी किसान को उसकी भाषा में भी समझाना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि परिवार में मानो एक बहुत ही दुबला पतला बच्चा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, हेल्दी नहीं हो रहा है, वजन भी कम है और बड़ा कभी हंसता भी नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, बड़ी मुश्किल से इधर से उधर देखता है, ऐसा दुबला पतला है। और माँ बाप को लगे कि नहीं इसकी तबीयत ठीक करनी है तो बाल्टी भर दूध ले आए, उसमें बादाम डाले, केसर डाले, बढ़िया बढ़िया चीजें डाले और दिन में 3 बार उस पानी से उसको नहला दे। फर्क आएगा क्या? मजबूती आएगी क्या? अगर उसके बजाय सिर्फ 200 ग्राम दूध लेकर के चम्मच से पिला दें तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? किसान को उसकी भाषा में समझाना होगा, उसको तुरंत समझ आएगा, हाँ यार ये गले उतरता है। 2 चम्मच दूध पिलाते पिलाते ठीक कर सकते हैं, ये बाल्टी भर पानी दूध से नहलाने से नहीं होता है, फ्लड इरिगेशन से नहीं होता है, बूंद बूंद पानी से परिवर्तन आता है। ये बात उसको समझानी होगी। साथियों, जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं तो अपनी आय और बैंक बैलेंस भी देखते हैं, अपना बजट बनाते हैं। ऐसे ही जहां पानी कम है या ज्यादा है वहां गांव के लोगों को वाटर बजट बनाना बहुत अनिवार्य है और उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा। मैंने तो देखा है जब गांव में अगर वाटर सिस्टम शुरू हो जाती है और नल से पानी आना शुरू हो जाता है, शहरों में तो खास, तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि सुबह 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी नल के नीचे उल्टी रख देते हैं और नल चालू करके सो जाते हैं ताकि सुबह घंटी का काम वो नल करता है। 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी से आवाज आती है तो घर वाले जाग जाते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और फिर उठने के बाद मन करता नहीं करता, आधा घंटा तो पानी चला ही जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। वैसे ही गांव में भी, और मैं कहूंगा यहां जो गांव के लोग आए हैं और जो गांव के लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है, हम सब किसानों की है। हम सब मिलकर के जितना अच्छा काम करेंगे
उससे गांव का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा। अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायतें पानी के लिए बेहतरीन काम करेंगी उन्हें और ज्यादा राशि दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा काम कर सके। मेरे सरपंच भाइयों और बहनों, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी भागीदारी देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अटल जल योजना से जुड़े सभी 8,300 सरपंचों से कहना चाहता हूं कि आपकी सफलता न सिर्फ अटल जल योजना को कामयाब बनाएगी बल्कि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी। और कैसे करता है ये आप अगर थोड़ा जानने का प्रयास करोगे तो भली भांति आप उसको उठा लोगे। ये देश के प्रत्येक नागरिक को भी जानना जरूरी है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज देश के 3 करोड़ घरों में ही, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए, 3 करोड़ घरों में ही नल से जल पहुंचता है। सोचिए, 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है। आपने देखा होगा इन दिनों दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूकता और कितनी नाराजगी आई है लोगों की। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में, देश की राजधानी, और गंदा पीने का पानी अशुद्ध चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। हो सकता है कल कोई हेडलाइन बना देगा, 3.5 लाख करोड़ पानी में। साथियों, पानी अपने आप में, ये संकल्प हमारा बहुत बड़ा विराट है।